हेलो प्यारे बच्चों, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर ये है नहीं। क्योंकि आज की जो लेक्चर है वो इन टॉपिकों के ऊपर बेस्ड है। 4 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 2 है 12th फिजिक्स का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली। हालांकि ये जो है ये आपके नहीं पूछे जाते इतने, लेकिन इनसे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर आप इनको समझेंगे, इनको पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं बाकी कॉन्सेप्टों को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो लंबा चौड़ा नहीं बनेगा, 1 या 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ 1-2 नंबर की तैयारी कीजिएगा, इस लेक्चर को देखिएगा और ये सोचिएगा कि मेरा 1 नंबर की तैयारी यहाँ से करनी है। तो बस 1 नंबर के लिए आज के इस लेक्चर को देख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 9 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। SL अरोड़ा से ये कवर कर रहे हैं। मेरा नाम है इम्मी खान, कह सकते हैं मुझे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आता है इसके अंदर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। किसको बोलते हैं कंडक्टर, क्या होता है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के बारे में जानते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सब जानते ही हैं इसको कि कंडक्टर कहते हैं किसको है। कंडक्टर वो होते हैं जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई कर दें उस कंडक्टर पे तो उसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू कर देती है। तो वही कंडक्टर्स होते हैं। कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है कंडक्टर, और अगर डिटेल में जाना भी चाहोगे तो कितनी भी डिटेल ले लो, आपको सब पता है कि कंडक्टर की जो वैलेंस बैंड होती है, कंडक्शन बैंड होती है, अगर मैं बैंड थ्योरी के हिसाब से बताऊं तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहती है। और इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको आप अनबाउंड चार्ज बोलते हो। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि फ्री और बाउंड चार्ज किसको बोलते हैं। तो आपको बता दूं फ्री और बाउंड चार्जेस के बारे में। चलो पहले बात कर लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। तो कंडक्टर वो सभी होते हैं जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर उनके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। वो अच्छे इलेक्ट्रिकली अच्छे कंडक्टर होते हैं वो। ठीक है, अगर बात करें इंसुलेटर की तो इंसुलेटर वो होते हैं जिसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन फ्री कंडीशन में नहीं होते। तो जिसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, जो अपने अंदर से करंट फ्लो ना करवा पाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके पास इंसुलेटर। अगर करंट फ्लो कराना है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे या फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे। बाद वो ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी तरह का कोई चार्ज कैरियर्स मूव नहीं करके जाता तो वो इंसुलेटर है। अगर चार्ज कैरियर्स मूव करके जाते हैं तो वो कंडक्टर्स हैं। बात समझ में आ गई इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में, बिल्कुल अच्छे। कंडक्टर के एग्जाम्पल कोई से भी ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, ये जितने मेटल्स हैं सब के सब ये कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर की अगर बात करें तो प्लास्टिक ले लो, वुड ले लो, और बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल होंगे। कॉर्क ले लो, जो भी आप चाहो वो ले सकते हैं जिसके अंदर करंट फ्लो ना हो। बात आती है बाउंड और अनबाउंड चार्जेस की। बाउंड चार्ज किसको बोलते हैं और अनबाउंड चार्ज किसको बोलते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेटल्स जो होते हैं उनके पास मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। वो मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड फॉर्म में नहीं होते, वो अनबाउंड होते हैं। और जो अनबाउंड चार्ज होता है ना, वो मूव करता, जिसकी वजह से करंट आती है। तो हमारे पास जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर बाउंड चार्जेस तो होते ही हैं। अब उसमें बाउंड चार्ज कौन सा हो गया, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है, ओवरऑल बात कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, जो आयन है, ठीक है, जो प्रोटॉन्स हैं वो रुके हुए होते हैं, वो बाउंड होते हैं कंडक्टर के अंदर। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कुछ बाउंडेड भी होते हैं लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री कंडीशन में पाए जाते हैं। तो फ्री कंडीशन में जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है वो है अनबाउंड चार्ज। अनबाउंड का मतलब ये होगा कि बंधा हुआ नहीं है न्यूक्लियस के साथ। तो जो न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ ना हो वो अनबाउंड। देखिएगा, इसको आप घर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि घर में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं या फिर बहुत सारे सदस्य ऐसे होते हैं जो अपने माँ बापों के साथ उनके कहने के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। तो जो घर गृहस्थी को संभालते हैं, घर के खर्चे वगैरह कमाते हैं वो घर को, तो वो सारे सारे बाउंडेड हैं घर के साथ। लेकिन जो कुछ 1-2 भाई ऐसे भी होते हैं जो घूमते रहते हैं, पैसे उड़ाते हैं, मस्ती करते हैं, तो वो अनबाउंड है एक तरह से। ठीक है, तो बाउंड और अनबाउंड चार्ज को भी ऐसे समझ सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड है, निकल के नहीं जा रहा, तो वो बाउंड है। और जो मूव कर रहा है रैंडमली, वो अनबाउंड है। तो कंडक्टर के अंदर अनबाउंड चार्ज मेजॉरिटी में पाया जाता है। लेकिन अगर इंसुलेटर की बात करें
तो इंसुलेटर के अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो भी बाउंड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बचे कुचे वो भी बाउंडेड कंडीशन में होते हैं। तो जो इंसुलेटर होते हैं उसके पास अनबाउंड चार्ज होता ही नहीं है। इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, सारा का सारा बाउंडेड फॉर्म में रहता है, सारा का सारा, चाहे पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव हो। ये वाली बात आप समझ लें। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो आपके जहन में अगर ये आए ना कि इंसुलेटर के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो गलत हो आप। इंसुलेटर के पास इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन वो बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, वो मूव करके नहीं जाते, और जो करंट आती है वो अनबाउंड चार्ज कैरियर्स की वजह से आती है। तो बाउंड और अनबाउंड के बारे में आपने समझ लिया अच्छे से, गुड। इंसुलेटर वो होते हैं जो करंट फ्लो नहीं करवाते, कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो होती है, बाउंड चार्जेस वो होता है जो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड होते हैं, फ्री नहीं होते, और फ्री चार्ज वो होता है जो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं होता, फ्री होता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आती है। तो 2 पॉइंट तो ये बहुत छोटे थे, इनको तो खत्म कर देते हैं यहाँ पे, इसमें कुछ था नहीं इतना खास। बात आती है इसके अंदर बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगा हुआ है, उसमें आपको कंडक्टर्स का बिहेवियर देखना, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां से एक नंबर बनेगा, जो मैं कह रहा हूं ना एक 2 नंबर के आ सकते हैं, वो यहां से आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स है ना बड़े अच्छे पॉइंट दे रखे। देखो पहला पॉइंट क्या, मैं यहां को लिख देता हूं, बिहेवियर्स ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है पहले से ही, उसमें आपने कंडक्टर रखा है और आप उस कंडक्टर के बिहेवियर को जांचना चाह रहे हैं। तो पहला बिहेवियर तो ये देखो कि अगर मैं कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, ऑलवेज 0। अगर आप नेट फील्ड की बात करोगे कंडक्टर के अंदर, वो 0 होगा। कैसे 0 होगा जरा समझ लेते हैं। ये आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ये प्लेट पूरी की पूरी पॉजिटिव है, एंड ये प्लेट पूरी की पूरी क्या है, नेगेटिव है। आपने इस तरह से लगा रखी है, पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव बना दो, मतलब पूरी पॉजिटिव है ये, और ये भी है ना पूरी निगेटिव है, ये पूरी प्लेट निगेटिव है और ये पूरी प्लेट पॉजिटिव है। अब आप क्या कर रहे हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कुछ भी, लेकिन सही होना चाहिए। अब देखो ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। अब मैंने इसके अंदर एक कंडक्टर रख दिया, ये मेरा जो ग्रीन कलर का है ना, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर रख दिया मैंने, ठीक है भाई। अब देखिएगा जरा, जैसे ही मैं ये कंडक्टर रखूंगा तो बाई इंडक्शन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाई इंडक्शन इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी? उतनी ही आएगी जितनी यहां पर थी। अगर ये प्लस का क्यू है तो यहां पर बाई इंडक्शन माइनस का क्यू आ जाएगा। बाई इंडक्शन, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा मुझसे। जितना नेगेटिव चार्ज यहां पर है बाई इंडक्शन उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, बाई इंडक्शन उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। और भी तरीके समझ सकते हैं कि क्यों आएगा। ये पॉजिटिव साइड है तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करेगी, ये निगेटिव साइड है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इस साइड में जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब ये देखिएगा कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, इस तरफ को था, लेकिन अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ये इस तरफ को। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसको आप इंटीरियर कहोगे, जो बाहर लगा हुआ उसको आपने एक्सटीरियर कह दिया। बाय द वे जितना इंटीरियर है उतना एक्सटीरियर भी है, या वाइस वर्सा, जितना एक्सटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड था उतना कंडक्टर के अंदर भी आ गया, लेकिन कंडक्टर के अंदर तो अपोजिट डायरेक्शन में आया। इसलिए अगर मैं यहाँ पर नेट फील्ड निकालना चाहूंगा, नेट कितना हुआ, तो आप ये कहोगे कि एक्सटीरियर में से इंटीरियर को माइनस करो। बाय द वे एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों इक्वल हैं, तो घटाने पर जितना एक्सटीरियर उतना इंटीरियर, तो माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। तो नेट फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर कितना आ गया, 0। इसको आप यहां इस तरह से लिख सकते हैं, ई एक्सटीरियर जो है वो ई इंटीरियर के बराबर है,
एक्सटीरियर मतलब ई एक्स है ना, आप समझ सकते हैं। तो इंटीरियर जो है वो एक्सटीरियर के बाई इंडक्शन, इंडक्शन जो आया था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो भाई इक्वल हो गई। तब जब मैं नेट फील्ड निकालने के लिए जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि ठीक है एक्सटीरियर में से इंटीरियर को माइनस कर दो, वाई दबा दोनों इक्वल हैं तो इंटीरियर की जगह भी आप एक्सटीरियर रख सकते हो, जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई एक कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो भाई उसके अंदर जो नेट फील्ड होगा वो जीरो होगा। इसको याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर रखा आपने, ये वाली बात भी ध्यान रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी होगी, जीरो होगी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। क्या पहला पॉइंट टफ था? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं था, इजी था। तो इसी तरह से दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं, जस्ट आउटसाइड द सरफेस। दूसरा पॉइंट ये है, जस्ट आउटसाइड the surface of conductor electric field perpendicular to the surface। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर। इसको क्या है समझेंगे, लेट अस सपोज कि आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है ये आपके पास, स्फेरिकल कंडक्टर। आपने क्या किया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दी, बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी नहीं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वो सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होगी। ये वाली बात ध्यान रखना, सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, आउटसाइड। ये ऐसा पॉइंट कह रहा है, हम रीजन पढ़ेंगे इसका कि ऐसा ही क्यों है। हालांकि मैंने यहाँ पर एक आध बार मैंने शायद आपको बता रखा इसके बारे में, हाँ बता रखा। हमेशा सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब देखिएगा, हम ये मान के चलते हैं, चलो हम ये मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कि सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ना होकर के तिरछी है, ऐसा मान लेते हैं। लेट्स से अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये होगा कि ये थीटा एंगल पर है सरफेस से, तो ये भी इसका एक कंपोनेंट हो गया ई कोस थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा ये ई साइन थीटा। जो ई कोस थीटा कंपोनेंट है ये है ऑन द सरफेस, सरफेस पर है, और टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सरफेस। ये सरफेस पर टेंजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर आ गई, सरफेस पर टेंजेंट है। अब सरफेस पर टेंजेंट होने की वजह से सरफेस के जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करने शुरू कर देंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करेंगे वैसे ही सरफेस पर एक करंट आ जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है कि सरफेस पर कोई करंट मिलती है? तो जवाब है नहीं, आज तक कोई करंट नहीं पाई गई है सरफेस पर अगर स्टैटिक चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सरफेस पर करंट नहीं देखी गई तो इसका मतलब सरफेस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होगा तो इसका मतलब ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, तो ये वाली बात तो हम एज्यूम करके सीखना चाह रहे थे। तो आप ये कह सकते हैं नो करंट विल फ्लो ऑन, कलर चेंज करता हूं, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, so there will be an electric field perpendicular to the surface of conductor। ठीक है भाई, बात समझ, शॉर्ट में लिख दिया मैंने लेकिन आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर दो पॉइंट तो आपने देख लिए कि ठीक है कि भाई सरफेस के जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जस्ट परपेंडिकुलर होता है,
और आपने ये भी देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर रख दें तो उसके अंदर नेट फील्ड जो निकल कर आती है वो जीरो निकल कर आती है। अब इसमें चार्ज की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि चार्ज जो है वो बाहर की तरफ को है, अंदर की तरफ को नहीं है, तो ये वाली बात भी आप कह दो। तीसरा पॉइंट लेके आए। तीसरा पॉइंट में आप क्या किस तरह से मेंशन करोगे, तो मेंशन जो है वो इस तरह से करेंगे, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर, अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपनी भाषा में, इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो एंड एक्सेस चार्ज resides over the surface of the conductor। ठीक है भाई, इसकी बात को समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा। ये कहना चाह रहा है कि आप ये देखते हैं हमेशा कि जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर रहती है। जो चार्ज होती है एक्सिस चार्ज जिसको बोल रहे हैं, वो हमेशा सरफेस के ऊपर रहती है और अंदर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं पाया जाता किसी भी कंडक्टर के ऊपर। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, जो भी चार्ज होती है वो बाहर की तरफ को रिसाइड करती है। वही लिख रखा, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो एंड एक्सेस चार्ज रिसाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये तो इसको प्रूफ कैसा करके देखें, इसको प्रूफ कैसे, तो पॉइंट है, पॉइंट आपको याद करना है 1 नंबर का, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करें, तो प्रूफ करने के लिए आपने गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना कि भाई आपने एक गॉसियन सरफेस बना लिया, वो डैश 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 करके ये, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर की बात कर लेते हैं। जैसे कि पता है आपको चार्ज बाहर की तरफ है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। तो जरा बात कर लेते हैं फॉर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई, गॉसियन सरफेस की बात करते हैं। अब गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना होता है, कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पर एक स्मॉल एरिया कट किया हुआ है, तो इस स्मॉल एरिया से मैं ये देखना चाह रहा हूँ इस स्मॉल एरिया पर क्या हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक, इस स्मॉल एरिया को आपने डेल्टा एस कह दिया, ठीक है। तो इस स्मॉल एरिया की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई इंटू डी एस, जिसकी वैल्यू होती है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। अब जरा मुझे एक बात बताइएगा, मैं चार्ज की बात करना चाह रहा हूँ, चार्ज की बात करूंगा, ठीक है, बात कर लेते हैं, लेकिन आपको ये पता है ना कि इनसाइड द कंडक्टर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जीरो। तो आपको पता है कि सिंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो वैल्यू पुट करो, डेल्टा एस ऐसे ही रह जाएगा और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही। जीरो से किसी की मल्टीप्लाई करो वो टर्म पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसी। डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में आएगी तो वो भी जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब क्यू कितना निकल कर आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर से किसी तरह का कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा अंदर से, क्योंकि अंदर जो है इस गॉसियन सरफेस के अंदर किसी तरह कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इट मीन्स अंदर किसी भी तरह कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। चौथा पॉइंट ये है, इलेक्ट्रिक potential is constant within and on the surface of the conductor। ये वाली बात मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन जब यहां आ ही गई है तो इसको भी बता देता हूं। लेट अस सपोज कि आपके पास, फिर से मैं एक कंडक्टर ले लेता हूँ, चलो कोई सा भी कंडक्टर, क्या मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब होगा क्या, होगा ये कि इसके अंदर अगर मैं पूछूं आपसे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। मैंने रैंडमली एक ये ले लिया, देखो। अब मैं बात कर रहा हूँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो तो जीरो होगी,
ये आपने पढ़ रखी है, आपको सिखा रखी है मैंने। सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो अंदर कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता और उतना ही होता जितना सरफेस पर होता। बात सही है। लेट अस सपोज कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सरफेस का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है V। इस सरफेस पर पोटेंशियल कितना है? V है। ठीक है, तो अंदर की बात कर लेते हैं। अंदर क्या होगा आपने पढ़ रखा है, वी नो दैट, हम एक बात को अच्छे से जानते हैं और हमने समझ लिया है उस चीज़ को। क्या? जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है वो होता है माइनस का dV/dr। इसके थ्रू मैंने आपको समझाया था। बाय द वे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो ये माइनस का dV/dr कितना हो जाएगा? 0। डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में आ जाएगी 0 और आप ये कह सकते हो dV/dr ये किसका है? 0 के बराबर। dV/dr ये डिफरेंशिएशन है V का R के रिस्पेक्ट में, ये 0 निकल कर आया। तो डिफरेंशिएशन हमेशा उस चीज़ का 0 निकल कर आता है जो कांस्टेंट चीज़ होती है। ये डिफरेंशिएशन के अंदर सिखाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से V क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। लेकिन अगर किसी ने यहाँ से नहीं समझा तो मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ, एक दूसरे तरीके से यहाँ से समझा देता हूँ। क्या है? dV इज इक्वल टू, अब देखो dV/dr क्या है? 0 के बराबर है। तो डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में ले जाओ तो dV क्या हो जाएगा? 0। dV का मतलब क्या है? चेंज। तो चेंज को आप इस तरह से दिखाओगे V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। चेंज तो इस तरह से दिखाया जाता। इसका मतलब क्या हो गया? V2 इज इक्वल टू V1। और अगर आपने इसको V के बराबर कह रखा तो बात आ गई समझ में। बात क्या समझ में आ गई? जो अंदर पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी, लेकिन अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अंदर पोटेंशियल क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। और ये पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पर होगा। ये पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पर होगा। तो आई होप आपने ये वाला पॉइंट भी अच्छे से समझ लिया। 5वां पॉइंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको भी समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 में है, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 जरा इसको अच्छे से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of the charge conductor। और अगर अच्छे से लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर and proportional to the surface charge density। ठीक है भाई, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एंड प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, समझो जरा। इसके लिए भी मैंने क्या करा, सर्कल बना दिया, ये स्फीयर बना दिया, स्फीयर है, सॉरी ये स्फीयर है। आपने यहाँ पर क्या कर रखा है? एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। मैं देख लेता हूँ कैमरा रुका तो नहीं है, किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं, सही चल रहा है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा गाइस मैंने। अब मैं क्या कह रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये तो हमने सीख रखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सरफेस के हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, और बाहर की तरफ को होती है। तो परपेंडिकुलर का सिंबल ये हो गया। और दिखाना चाहोगे तो कुछ इस तरह से दिखा दो, सिमेट्रिकली अच्छा लगेगा आपको। सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, बना दिया आपने, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी के। अब देखो वो कैसे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको आप सिग्मा कहते हो इसके प्रोपोर्शनल में आएगी। अब ये कैसा आएगी? तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देनी है बाहर की तरफ को। तो आपने बाहर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ये जो है ये गॉसियन सरफेस है। ये क्या है? गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के ऊपर जरा डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स से मैंने कि यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कट कर दिया, इसको मैं ds कह सकता हूँ या डेल्टा s। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ को जा रही है, लेकिन एरिया वेक्टर देखूँ तो एरिया वेक्टर भी इधर को जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप मैं इसके बारे में
जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो देखो क्या निकल कर आएगा, क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं ये कहूँगा डायरेक्ट जो फ्लक्स होगी, इससे पास होने वाली फ्लक्स या फिर लिख दो पॉइंट है, वैसे तो यार ये इनको डिटेल में लिखा, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds। तो ds से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो d5 होगा, वो थोड़ा सा फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो e ds cos 0 की वैल्यू 1 तो e ds निकल कर आ जाएगा। तो ये आपके पास फ्लक्स निकल कर आ चुकी है। क्या कुछ टफ है? नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, फ्लक्स निकल कर आ चुकी है। ये आपके पास d5। अगर यहाँ से फाई की बात करेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू एस। अगर मैं कंप्लीट फ्लक्स की बात करूंगा तो जो कंप्लीट फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कंप्लीट सरफेस एरिया, बिल्कुल सही बात है। अब आपको एक चीज पता है, वो ये पता है कि फाई जो होता है वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है बाय द गॉस थ्योरम। तो फाई की जगह q एप्सिलॉन नॉट रख दो तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये किसके बराबर हो जाएगा, e इंटू एस के बराबर। सही है। अगर मैं बात करूं यहाँ थोड़ा यहीं कर देते हैं खत्म, कि जो सिग्मा जो होता है वो होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी हाँ q अपॉन ए होता है, एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, q अपॉन ए, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन ए होता है। जब यहाँ से q की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो q की वैल्यू में सिग्मा इंटू ए की फॉर्म में रख दूँ, बिल्कुल रख दूँ, एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही। और ये हो जाएगा आपके पास e इंटू एस। एरिया जो है वो सरफेस एरिया है, एरिया जो है वो सरफेस एरिया के बराबर है ए एस के। तो एस से ए कट गया तो यहाँ से ई क्या निकल कर आ गया, ई निकल कर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब तो ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। तो इसको मैं अगर इस तरह से दिखाना चाहूँगा तो कोई गलत है क्या, बिल्कुल गलत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। आपने क्या किया, आपने फ्लक्स देखी ई डी एस करके लगा दिया, आपने देखा फाई जो होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, रख दिया आपने जब इक्वल रखा आपने कहा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता। हम पढ़ चुके हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। यहाँ से आपने देखा कि ए जो है ये एरिया है, तो एरिया जो है सरफेस एरिया के बराबर है, आपने रख दिया और काट दिया, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ चुकी है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा पॉइंट भी आपने कवर कर दिया। इसमें छठा पॉइंट है जो कि सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर। लास्ट पॉइंट छठा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ होलो चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कहां पर, इन द कैविटी ऑफ होलो चार्ज कंडक्टर। अब देखिएगा आप जो है ना कहीं पर भी एक कैविटी बना लें, ये आपने कैविटी बना ली, स्पेस बना लिया और आपने यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब होगा क्या, होगा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मैंने ऊपर बाहर की तरफ किया है, होगा ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकल कर आ जाएगा। और जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकल कर आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर V क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जो कैविटी होती है, कैविटी का मतलब एक तरह का स्पेस है जिसकी चारों तरफ आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा, लेकिन उस कैविटी के अंदर किसी तरह कोई चार्ज नहीं है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकल कर आएगी। और उसके अंदर पोटेंशियल की अगर बात करोगे तो वो कांस्टेंट निकल कर आएगा। ये कैविटी वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये होलो कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, आपने देखा होगा कि जब बिजली का तार गिर जाता है किसी गाड़ी के ऊपर तो मना किया जाता है कि इस गाड़ी से बाहर ना निकलें, या फिर जो बिजली होती है कड़कने वाली बिजली अगर वो कार के ऊपर गिर जाती है तो मना किया जाता है कि कार से बाहर ना निकलें। क्यों ना निकलें, क्योंकि कार जो है वो एज ए शील्डिंग का काम कर रही है, शील्ड का काम कर रही है, शील्ड एक तरह से रुकावट का काम कर रही है। अगर वो कार है और उसके अंदर आप हो और उसके ऊपर बिजली गिर जाती है तो वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उस कार के आउटर सरफेस पर हो जाएगा। जब आउटर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो अंदर किसी तरह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो आपको किसी तरह कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो वर्क करती है वो इस कॉन्सेप्ट को वर्क करती है कि अगर आपके पास कोई होलो कंडक्टर है या फिर होलो कैविटी है, उसके अंदर
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और पोटेंशियल कांस्टेंट निकल कर आएगा। तो ये टॉपिक हमारा है आज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और यहाँ पर चैप्टर तो अभी बहुत लंबा है लेकिन लेक्चर पूरा हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। गाइस वीडियो रुक गई थी, कैमरा स्टॉप हो गया था, लेकिन कोई नहीं, हमने लिख दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहती है द फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आपको क्या करना होता है, आपको किसी स्पेस को, किसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक शील्ड लगानी पड़ेगी। उस शील्ड पर चार्ज आ जाए लेकिन अंदर नहीं आए, तो इसका मतलब उस शील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को तो निकल जाएगा लेकिन उसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो वर्क करती है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि अगर आपके पास एक होलो कंडक्टर है, क्या है, होलो कंडक्टर है, उस होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। या फिर आप ये कहें कि चार्ज अगर आपने बाहर की तरफ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो उसके अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यही है कि भाई आप अगर जा रहे हो, बिजली गिर जाती है आपकी कार के ऊपर, तो आप कार के बाहर ना जाएं, ना निकलें, क्योंकि वो जो कार है वो एक तरह का शील्डिंग का काम करेगी, एक तरह से कवच का काम करेगी, रुकावट का काम करेगी, क्योंकि चार्ज जो है वो उसके एंटायर आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अंदर किसी तरह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाया जाएगा, हालांकि पोटेंशियल कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर देखो इतने सारे पॉइंट्स थे, तो ये पॉइंट्स 1-2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है बहुत लंबी चौड़ी इस पर थ्योरी आ जाए। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसमें 1-2 नंबर तो छिपे हुए हैं, 1 नंबर तो कन्फर्म होगा ही होगा। बाकी ये चीज़ों को क्लियर करवा देती है और कॉन्सेप्टों को बड़ा आसान तरीके से समझा देती है। अगर किसी को डाउट रहता है तो भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दे रखा, फॉलो करें, वहाँ जाकर अपनी बात रख सकते हैं मुझसे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।